प्रशिक्षण देना चाहते हैं ताकि ये फजील अहमद जैसे जो ये आतंकी है ना, जो ये आस्तीनों में छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जब कभी रोड खोदे हैं पाकिस्तान के संग युद्ध हो तो हमारा युवा जरा उसके विषय में कुछ बता दो तो इनके मुंह में तालू में जम जाएगा दही। लेकिन ये वहां पहुंच जाएंगे वहां तक कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन जहां कभी देश की बात आएगी या धर्म की बात आएगी तो ये धर्म को चुनेंगे। आज भी यही पे फजील अहमद ने किया है, ये आतंकियों का समर्थन कर रहे थे, ये उन दुर्दांत आतंकियों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने वहां। जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डबल स्टैंडर्ड रखने वाले लोगों को एक जबरदस्त सबक दिया है। इस डिबेट में फजील अहमद जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जिसकी सोच सुन के ऐसा लगा कि हम किन लोगों के बीच में रहते हैं। ये आतंकी संगठन हमास की पैरवी करते हैं और उनको जस्टिफाई भी करते हैं। जहाँ हिंदुस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है और उसको जड़ से खत्म करने की ओर अग्रसर है, वहीं इन लोगों की सोच से मन दुखी हो जाता है। हमास को सपोर्ट करते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ने जो मार्च निकाला, और क्या बताओ, आप इसको समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन आए दिन सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये हुजूम देखिए। आतंकी हरकतों के हमदर्द बनकर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया, जुलूस और जलसे में नारेबाजी भी हुई। धार्मिक नारों के बीच वी स्टैंड विद फलस्तीन और एमयू स्टैंड विद फलस्तीन के पोस्टर लिए इन छात्रों ने इजराइल के विरोध और फलस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। 1 घंटे बहस चली। बुनियादी सवाल बहुत छोटा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि उस पर सारे पक्ष, एच.एस. रावत जहां एक और वहां दूसरी ओर फजील अहमद भी, जहां मैथिल जी वहां दूसरी ओर शाहबुद्दीन साहब भी, इस बात पर एक राय होते तो भारत का मान बढ़ता कि हम हमास की निंदा करते हैं बिना किसी किंतु परंतु के। नहीं बोला गया, किसी से नहीं बोला गया। फिर अगर मैथिल ये कहते हैं कि मुंह में दही जम जाता है, उनकी भाषा कठोर हो सकती है, लेकिन बात तो ठीक है। हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? हमास के लिए जलूस को सही ठहराने के लिए आप दुनिया के तर्क ला रहे हो? अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पतित है, वो आदमी नहीं है। जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं कि हमको संविधान इजाजत देता है। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कोई इजाजत नहीं देता। जिस देश में रहिए उस देश को सर्वोच्च मानना ही चाहिए, मानना ही होगा, मानना पड़ना भी चाहिए। बिना किसी किंतु परंतु के राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहां बैठकर चिंता यहां की नहीं, हमास की चिंता। अरे हमास आपका पड़ोसी है, हमास अनाथ बच्चों को पाल रहा है, कोई धार्मिक कार्य कर रहा है नहीं ना। एक तर्क आया, शायद फजील भाई ने दिया कि हिंदुओं की कहीं मसला आता है पाकिस्तान का यहां वहां का तो आप चिंता कर सकते हो, लेकिन मुसलमान हमास के लिए जलूस क्यों नहीं निकाले? इसलिए नहीं निकाले, दुनिया के किसी मुल्क में जिस दिन हिंदू मोटार और रॉकेट लेके हमले करना शुरू कर देगा, महिलाओं को काटेगा, बच्चों को जिबह करेगा, नग्न अवस्था में महिलाओं को निकालेगा, उसकी तरफदारी कोई हिंदू नहीं कर सकता ना। हम तब आंसू बहाते हैं जब हम देखते हैं कि हिंदू बच्ची को पाकिस्तान में जिबह कर दिया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया, तब हम बोलते हैं। इसकी तुलना आप हमास के आतंकियों के साथ करेंगे? किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं, जो जिस देश में रहे, जो पाकिस्तान में भी रह रहा है, पाकिस्तान की नागरिकता जब तक उसके पास है तब तक उसकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। वैसे ही भारत। इसको दाएं बाएं करके भागने की कोशिश मत करिए। अब गंगा में बहुत पानी बह गया,
फलस्तीन की बात उठाई, पता नहीं शहाबुद्दीन साहब ने उठाई। मैं बता दूं बात इतिहास की, फलस्तीन को लेके भारत की पुरानी सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई उतनी तत्परता तो कभी मेरे ख्याल से किसी सरकारी विभाग ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में भी नहीं दिखाता। दुनिया के किसी मुस्लिम राष्ट्र ने पहला मान्यता नहीं दी थी फिलिस्तीन को, मौलाना साहब, ये भारत ने दी थी। और क्यों दी थी हमको ये भी मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हमको पता है क्यों दी थी मान्यता। अरब देशों से भी पहले, तुर्की से भी पहले हमने कहा, जैसे हम बैठे थे लिखे, उधर हुआ, इधर हमने कहा ले जाओ भैया चिट्ठी ले जाओ, पहले चिट्ठी लिख कर की थी। मैं उस बहस में भी नहीं जाता, उस समय की सरकार ने निर्णय लिया तब भी हम उसके साथ खड़े थे। और इजराइल के साथ संबंध बहाल करने में दशकों का संकोच क्यों रहा भाई? इजराइल ने हमारे घर से कुछ चोरी चपाड़ी कर ली? नहीं। हमारी जमीन जायदाद छीन ली? नहीं। उसका कारण भी हमको मालूम है कि फजील अहमद नाराज ना हो जाएं। सियासत भी बड़ी विचित्र चीज है। क्या ये सच नहीं है ये मेरा आरोप? फजील अहमद व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक उसके रूप में मैं कह रहा हूं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने इजराइल से दूरी रखी। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में, मेरी बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, जाके गूगल से मैच कर लीजिएगा, बिना कागज बिना गूगल के बता रहा हूं। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में दुनिया में भारत सबसे बाद में इजराइल को मान्यता देने वाला राष्ट्र था। क्यों भाई? क्या तकलीफ थी भारत को इजराइल से? वही इजराइल बाद में हमारे लिए भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ, आज तक भरोसेमंद दोस्त साबित है। सैन्य सुरक्षा से लेके सुरक्षा खुफिया संयंत्रों तक और तमाम चीजों में इजराइल और हमारी भागीदारी अच्छी है, भरोसेमंद है। क्या सच नहीं है? विदेशी मामलों को देश की राजनीति में लाके नहीं खड़ा करना चाहिए। यहां फजील अहमद को खुश करना है, इसलिए यासिर अराफात को मान्यता देनी है, यह तरीका ठीक नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए भारत के लिए फायदा लाभ है तो मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। किसी धर्म जात का मामला हो, भारत की धर्म की स्थिति ये कि धर्म जात की राजनीति देश के चुनाव से हटके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चली गई। बोले इजराइल को मान्यता नहीं देना, बोले क्यों? बोले मुरादाबाद में चुनाव हार जाओगे। अरे भाई मुरादाबाद वाले का क्या लेना देना इजराइल से? बोले बरेली में भी हार जाओगे, आला हजरत दरगाह वाले लोग आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। क्यों भाई? बोले हैदराबाद में भी हार जाओगे। क्यों? लेना देना क्या भाई बताइए ना। हैदराबाद के आदमी का इजराइल से क्या लेना देना? इजराइल का प्रधानमंत्री भारत आए तो ये हैदराबाद में आदमी छाती क्यों पीटे? अरे भाई बिरयानी खाओ, सो जाओ, आपको क्या तकलीफ है? आपसे कोई लेना देना है नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं धर्म से राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा मत करिए। नहीं, राष्ट्र की सर्वोच्चता असंदिग्ध होनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेंगे। मैं फाजिल साहब की इस बात से बिल्कुल असहमत हूं 100%। भारत का निर्णय भारत के 150 करोड़ लोगों पर लागू। हम आंतरिक मसलों में लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन देश के तौर पर जब देश भारत कोई निर्णय लेगा, क्या समझा, कैसा चित्र बनाया जा रहा है कि इजराइल का मतलब भाजपा, गनीमत है ये नहीं बोल दिया बजरंग दल। नहीं, कल को कुछ सिर्फ ये भी बोल सकते कि इजराइल का मतलब बजरंग दल। जवाहरलाल का भी भारत वही जो मोदी का भारत, और मोदी का भी भारत वही जो जवाहरलाल नेहरू का। कौन लोग हैं जो इसमें विभाजन करना चाहते हैं? क्या नेहरू के पास ज्यादा अथॉरिटी दी थी देश ने, मोदी के पास कम है? नहीं ना। जो इस गद्दी पर बैठा, जिसको देश ने प्रधानमंत्री चुना, वो सिरमत है, उसका नाम नरेंद्र मोदी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इसे क्या फर्क पड़ता है?
और ये बात बड़ी खतरनाक है, मैं फिर दोहरा दूं जिसके लिए मैं बहस लाया। आप किस आधार पर हमास की तरफदारी कर रहे हैं, वो आधार बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। आपने क्या कहा नारे में कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, उसकी जब व्याख्या आपने की वो व्याख्या खतरनाक है। ये तो तमाम मुल्कों की राष्ट्रीयता को लेके डूब जाएगी ये व्याख्या। आपने राष्ट्रीयता माना ही नहीं, नकार दिया, बोले हमारा तुम्हारा रिश्ता। जो अभी बता रहे थे मैथिल साहब, उसको नारे को मैं दोहराना नहीं चाहता। हमास ने पाप किया, जघन्य पाप किया, बर्बर बहशी, वो एक विषय। और दूसरा विषय कि हम किस लिए खड़े हैं हमास के पक्ष में। बोले उनकी भी कमीज इस रंग की और मेरी भी कमीज इस रंग की, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने सुना कभी ऐसा जुलूस निकला हो कि किसी मुल्क में कोई हिंदू अपराध करके जेल में गया हो और भारत में जुलूस निकाला हो किसी ने कि नहीं ये हिंदू है इसलिए हम इसके साथ हैं? नहीं ना। इसलिए इस जुलूस की इजाजत हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती, नहीं मिलनी चाहिए। आप विदेश के घटनाक्रमों को धर्म और जाति की आधार, भारत की धर्म और जाति की राजनीति के आधार पर तौलेंगे तो देश की राष्ट्रीयता खतरे में पड़ जाएगी, राष्ट्र की सर्वोच्चता खतरे में पड़ जाएगी। भारत माता का जो सर्वोच्च आसन है वो खतरे में पड़ेगा। ये कैसे स्वीकार कर लेगा कोई स्वाभिमानी देश? दुनिया भर में जितने मुल्कों में जो हमास के आतंकी जिस मजहब को मानते हैं, जिनके लिए नारा लगाया एएमयू में, दुनिया भर के तमाम मुल्कों में वो धर्म मजहब है। तो कि सब लोग मिलकर एक हो जाएंगे, एक नया विश्व बनाएंगे, उसमें राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं होगी, राष्ट्रीय नागरिकता नहीं होगी, क्या कोई इस्लामिक वर्ल्ड टाइप की चीज आपके दिमाग में है, कोई यूटोपिया है? एक अब तो रहे नहीं, बड़े बूढ़े गिलानी थे जम्मू कश्मीर में, वो बहुत बवाली थे। उनसे गंदा भाषण बहुत ही कम लोग दे पाते हैं भारत में। मैंने उनका भाषण एक बार सुना था, यहां दिल्ली में आए थे ऐवान गालिब हॉल में, मैं भी चला गया। हालांकि वो केवल मुस्लिमों के लिए था, लेकिन मैं कुछ वेशभूषा बदल के पजामा जामा पहन चला गया एक के साथ, उनके दामाद के साथ गिलाई साहब, वो मेरे दोस्त हैं। उनने भारत को 100 अभद्र बातें कही, भारत के संविधान को कहा मेरी जूती की नोक पर। और बाद में मैंने जब पता किया तो भारत सरकार की सुरक्षा में चलते थे डर के मारे। मैंने कहा तू आदमी अभी कह रहा था मैं बब्बर शेर हूं और ये तो सिपाही के साथ जा रहा मारे डर के, कहां टांगे भी कांप रही इसकी। और पासपोर्ट भारत का था और एक बार विधायक रहे थे गलती से तो उसकी पेंशन भी उठा रहे थे। क्या? और मंच पे क्या बता रहे थे बच्चों को कि मेरी जूती पर है हिंदुस्तान का आईन। आपकी जूती पर है तो आप छोड़ दीजिए ना हिंदुस्तान की सुविधाएं छोड़ दीजिए। चलो हिंदुस्तान ना छोड़ो, सुविधाएं छोड़ दो, पेंशन ही छोड़ दो यार। भारत के फैसले के खिलाफ नहीं। हां, आंतरिक विषयों में मत भिन्नता लोकतंत्र का प्रमाण है। आंतरिक विषयों में मत भिन्नता जाहिर करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषयों में जब देश कोई राय बनाएगा आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और जो उसके खिलाफ जाते हैं वो भारत की राष्ट्रीयता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से। हमास के कृत्य को कोई माई का लाल सही नहीं ठहरा सकता। और जो सर्वोच्च शक्ति है जिससे ये ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड संचालित है, उसका नाम लेके आप ऐसा पाप करना चाहते? मैंने वो वीडियो देखा जो न बोला जा सकता है न चलाया जा सकता है। गाड़ी पर महिला का शव है, निर्वस्त्र शव। जिनेवा का समझौता क्या कहता है? क्या कहता है? युद्ध के बंदी का मान होगा और उसमें भी अगर शव हो तो उसका तो सर्वोच्च मान होता है। मैं फजील साहब को एक बात याद दिला के बात खत्म कर दूंगा। कारगिल में युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को पराजित किया
तमाम सैनिक मारे गए उसके जो छुप के आए थे छद्म रूप से। लेकिन भारत होने का सबूत दिया। इस्लामिक रीति रिवाज से हमारी सेना ने उनका अंतिम संस्कार किया इस देश में, क्योंकि पाकिस्तान इतना गया गुजरा देश, उसने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया, बोले फेंक दो इनको, कुत्ते खा जाए, हमें ले नहीं मिलना। तो भारत ने किया, अपने खजाने से टैक्स का पैसा दे के कब्र खुदवाई और उसमें फातिहा पढ़वा के दफन किया। ये भारत है, इसको किसी से सीख की जरूरत नहीं। और मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें बार बार नहीं स्वीकार हो सकती। जहां भी देश को ठेस पहुंचाने वाली कोई घटना होती है, सबसे पहले उसमें आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण जानना होगा। हमने कोरोना की वैक्सीन खोज ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वैक्सीन नहीं खोज पा रहे क्या? वैक्सीन खोजनी होगी। और बच्चा मान लीजिए टीका लगवाने से मना भी करे तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि जबरन टीका लगाएं, क्योंकि टीके के बिना बीमारी नहीं जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या जामिया की या टुकड़े टुकड़े के नारा लगाने वालों, इनके लिए भी एक वैक्सीन खोजनी होगी। आजकल वो सिनेमा भी चल रहा वैक्सीन वाला, मौसम भी है, दस्तूर भी है। एक वैक्सीन ऐसी भी आनी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर ये चेतना पैदा करे कि राष्ट्र के विरुद्ध विश्वमन भारत राष्ट्र में रहते हुए नहीं हो सकता। सारी किताबों से बड़ी किताब भारत का संविधान। धन्यवाद। और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।